ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी पेरियार जी के 141वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी मूलनिवासी बहुजन साथियों को हार्दिक बधाई एवं भीम कामनाएं। तमिलनाडु की सामाजिक और राजनीतिक बुनावट पर ईवी रामास्वामी यानी पेरियार का असर कितना गहरा है, इसका एक अंदाजा इससे भी लग सकता है कि साम्यवाद से लेकर बहुजन आंदोलन, तमिल राष्ट्रवाद, तर्कवाद और नारीवाद तक हर धारा से जुड़े लोग उनका सम्मान करते हैं। सम्मान ही नहीं करते बल्कि उन्हें मार्गदर्शक के रूप में भी देखते हैं। उन्हें एशिया का शुक्राद भी कहा जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर का जन्म दक्षिण भारत के ईरोड तमिलनाडु नामक स्थान पर 17 सितंबर 1879 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम वेंकटप्पा नायकर तथा माताजी का नाम चिन्नाबाई था। आज भारत के सुकरात पेरियार का जन्मदिन है। हम पेरियार के बारे में कुछ खास बातें आपको बताना चाहते हैं। एक धार्मिक हिंदू परिवार में पैदा हुए पेरियार धर्म के घनघोर विरोधी रहे। ब्राह्मणवाद और हिंदू धर्म की कुरीतियों पर उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रहार करना शुरू कर दिया था। वे ना मूर्ति पूजा को मानते थे, ना ही वेदांत को और ना ही बाकी हिंदू दर्शन में उनकी आस्था थी। उन्होंने न केवल धर्म ग्रंथों की होली जलाई बल्कि रावण को अपना नायक भी माना। पेरियार महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्होंने 1924 में केरल में हुए वाइकोम सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाई। अब तक तमिलनाडु में उनका कद काफी ऊंचा हो चुका था। वाइकोम सत्याग्रह के बाद लोगों ने उन्हें वाइकोम वीरन यानी वाइकोम का नायक की उपाधि दी थी। यही वह दौर था जब कांग्रेस में ब्राह्मणों और कथित उच्च वर्ग से उनका टकराव बढ़ने लगा और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बाद में पेरियार ने बहुजनों और महिलाओं के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन यानी आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया। माना जाता है कि इन आंदोलनों के चलते तमिल और दक्षिण भारत की एक बड़ी आबादी समाज सुधार की तरफ प्रेरित हुई थी। वे एक मंझे हुए राजनेता भी थे। केरल का वाइकोम सत्याग्रह बहुजनों को यहाँ स्थित एक प्रतिष्ठित मंदिर में प्रवेश दिलाने और मंदिर तक जाती सड़कों पर उनकी आवाजाही का अधिकार दिलाने का आंदोलन था। महात्मा गांधी के साथ और कई बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। पेरियार ने भी इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें इसके लिए जेल भी जाना पड़ा था। आखिरकार यह आंदोलन सफल हुआ था। इसके बाद पेरियार तमिलनाडु में नायक बन गए थे। वाइकोम सत्याग्रह ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही था और पेरियार खुद ब्राह्मणों के मुखर विरोधी थे। माना जाता है कि दक्षिण में उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के चलते कांग्रेस में मौजूद ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका खासा आहत था। उधर दूसरी तरफ पेरियार का मानना था कि वाइकोम सत्याग्रह में उनकी भूमिका दबाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पेरियार के कांग्रेस नेताओं से टकराव के लिए एक और घटना का जिक्र किया जा सकता है। उस समय तमिलनाडु के कुछ गुरुकुलों को कांग्रेस पार्टी वित्तीय मदद देती थी। यहाँ कई गुरुकुलों में ब्राह्मण और अन्य जाति के बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था अलग अलग थी और खाने में भी गुणवत्ता का अंतर था। पेरियार इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे लेकिन पार्टी ने कभी इसकी तवज्जो नहीं दी। 1925 के दौरान पेरियार ने तमिलनाडु कांग्रेस के सामने पार्टी नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों को अधिक भागीदारी देने का एक प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव से पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। इस घटना के बाद पेरियार ने खुलकर कांग्रेस में बगावत कर दी। उन्होंने उसी समय अपने समर्थकों के बीच ऐलान भी किया कि वे एक दिन राज्य से कांग्रेस का सूपड़ा साफ करके रहेंगे। अपनी राजनीतिक आवाज को धार देने के लिए पेरियार ने 1938 में जस्टिस पार्टी का गठन किया। फिर 1944 में इसे भंग करके उन्होंने द्रविड़ मुनेत्र कच्छगम डीएमके बनाई। कांग्रेस को तमिलनाडु से बाहर करने का पेरियार का सपना 1968 में पूरा हुआ जब डीएमके ने पहली बार राज्य में सरकार बनाई। पेरियार को अपने वक्त से आगे का आदमी भी कहा जाता है। यह महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर उनके विचारों से भी माना जा सकता है। उन्होंने बाल विवाह खत्म करने, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी का अधिकार देने, शादी को पवित्र बंधन की जगह साझेदारी के रूप में समझने जैसे तमाम मुद्दों पर अभियान चलाए। अपने भाषणों में वे लोगों से कहा करते थे कि वे कुछ भी सिर्फ इसलिए स्वीकार ना करें कि उन्होंने वह बात कही है।
पेरियार का कहना था, इस पर विचार करो, अगर तुम समझते हो कि इसे तुम स्वीकार कर सकते हो तभी इसे स्वीकार करो, अन्यथा इसे छोड़ दो। भविष्य के जिस समाज का सपना पेरियार देखते हैं उसकी भारत में स्थापना की पहली शर्त वह अंबेडकर की तरह जाति के विनाश को मानते थे। उनका मानना था कि वर्ण जाति की रक्षा के लिए हिंदू धर्म की स्थापना की गई, वर्ण जाति की रक्षा के लिए जन्म लेने वाले ईश्वरों को गढ़ा गया है और मनुस्मृति, रामायण, गीता और पुराणों की रचना की गई है। उन्होंने लिखा, इस जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को जड़ और बर्बर समाज में तब्दील कर दिया है। 1959 में उन्होंने लिखा, हमारे देश में जाति के विनाश का मतलब है भगवान, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मणवाद का विनाश। जाति तभी खत्म हो सकती है जब ये चारों भी खत्म हो जाएं। यदि इसमें से एक भी बना रहता है तो जाति का विनाश नहीं हो सकता। हालांकि वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, वो सिर्फ ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। पेरियार ने गैर द्विजों और महिलाओं के आह्वान किया कि वे उस ईश्वर को नष्ट कर दें जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। पेरियार धर्म को प्रभुत्व और अन्याय का पोषक मानते हैं। वह सभी धर्मों को खारिज करते हुए विज्ञान और बुद्धिवाद का समर्थन करते हैं। पेरियार ने ऐसा केवल कहा नहीं बल्कि अपने अनुयायियों के साथ ऐसा किया भी। उन्होंने मनुस्मृति और रामायण को जलाया। रामायण की हकीकत को सामने लाने के लिए उन्होंने रामायण का एक मुकम्मल पाठ रामायण पादी रंगल प्रस्तुत किया, जो 1959 में अंग्रेजी भाषा में द रामायण आ ट्रू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण के नाम से ललई सिंह यादव पेरियार ने प्रकाशित किया, जिसका अनुवाद राम आधार ने किया था। पेरियार की नजर में रामायण कोई धार्मिक किताब नहीं है, यह एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसका उद्देश्य आर्यों का अनार्यों पर, ब्राह्मणों का गैर ब्राह्मणों पर, पुरुषों का महिलाओं पर वर्चस्व और वर्चस्व के अन्य रूपों को न्याय संगत ठहराना है। सच्ची रामायण की भूमिका में पेरियार लिखते हैं, इनके मूल आख्यानों का सावधानी से विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो भी घटनाएं हुई वे असभ्य और बर्बर थीं और इनकी कथाओं को इस तरह से लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजरों में महान दिखें, महिलाओं को दबाया जा सके, उनको दासी बनाया जा सके। इनका उद्देश्य उनकी रूढ़ियों और मनु की संहिता को समाज में लागू कराना है।